केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया क्वांटम संख्याएं होती हैं, ये चार प्रकार की होती हैं। मुक्त क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और जो है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और जो है स्पिन क्वांटम संख्या। तो ये चार प्रकार की क्वांटम संख्याओं के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। आज जो है उसी पे एक एग्जाम्पल देखना है। देखिए हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 4 यानी n बराबर 4 दिया गया है के लिए शेष सभी क्वांटम संख्याओं के संभावित मान लिखिए। यानी इसमें आपको n बराबर दिए गए हैं 4, इसमें l m s के कितने मान होते हैं सबके बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है n बराबर 4 दिया गया है। n की वैल्यू मुख्य क्वांटम संख्या है n, तो n की वैल्यू दिया गया है। हम l की बात करें तो 4 है, तो ये 0 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 यानी n-1 l का मान जो होता है 0 से लेकर के n-1 यानी n 4 है, तो फिर 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 बचेगा। तो ये 3 तक आएगा। 0 1 2 3 ऐसे ना समझ में आए तो 4 लिखा है 1 2 3 4 भाई 4 जगह लिखा है, बस हो गया 4। तो ये जो है यानी 4 में से 1 घटाओगे 3 बचेगा, तो ये 3 तक होगा। इस तरीके से n-1 यानी ये l की वैल्यू आ जाएगी। l इक्वल 0 देखिए, अगर हम l की वैल्यू 0 देखें तो इसी पर m की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगा। भाई l की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू 0 आएगी। इसी तरीके से अगर l की वैल्यू 1 लिया जाए, यानी पहले 0 का देख लिया, m देख लिया, अब l की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो जो m की वैल्यू होगी वो -1 फिर 0 फिर +1 होगा। भाई l की वैल्यू 1 होगा तो m की वैल्यू जो होगा -1 0 +1 होगा। इसी तरीके अगर l की वैल्यू जो है हम 2 लेते हैं तो जो m की वैल्यू आएगा -2 -1 0 फिर +1 और +2। भाई 2 है ना, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। अब पहले माइनस में लेंगे फिर प्लस में लेंगे, जितना माइनस होगा उतना प्लस होगा, बीच में 0 होगा, तो 2 1 0 1 2। ठीक इसी तरीके से l बराबर अगर 3 है, 3 लेंगे तो m बराबर जो आएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। ये इस तरीके से 3 है तो 3 से स्टार्ट होगा, पहले माइनस में लिखिए उसके बाद प्लस में लिखिए। इस तरीके से जो है ये m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हमें s की वैल्यू निकालना है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा कि l बराबर 3 होगा तो m बराबर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब यहाँ पे l बराबर 0 है तो m बराबर 0, तो इसका जो s की वैल्यू निकल के आएगी s इक्वल, देखिए एक ही जगह लिखा है तो ये एक बार इसका +1/2 होगा और एक बार -1/2, तो एक ही जगह लिख देते हैं +-1/2। इसका जो मतलब होता है कि एक बार +1/2 होगा और एक बार -1/2 होगा। अगर 2 जगह लिखा जाता है, 2 जगह लिखने से देखिए एक को जो है हम क्लॉकवाइज प्लस होगा ना, तो इस तरीके से क्लॉकवाइज ऊपर क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाएंगे और एक दूसरा जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की ओर दिखाया जाता है। अब दोनों को एक साथ लिखने के लिए ऐसे दिखाया जाता है, प्लस माइनस को जो है इस तरीके से एक क्लॉकवाइज जा रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे वामावर्त दक्षिणावर्त, ये इस तरीके से बताया जाता है। तो इनको अलग अलग ना लिख करके एक साथ लिखा गया। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी तो कितनी जगह लिखा है 1 2 3, तो ये हो जाएगा +-1/2 फिर +-1/2 और +-1/2, ये 3 जगह ये हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे निकाला जाएगा s की वैल्यू जो, तो 1 2 3 4 5 जगह है, तो ये +-1/2 +-1/2 +-1/2 और फिर +-1/2 1 2 3 4 एक बार और हो जाएगा +-1/2। इसी तरीके से इस पे हम निकालेंगे तो यहाँ पर s की वैल्यू जो आएगी +-1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अभी 2 और है, +-1/2 +-1/2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से जो है
ये अगर n बराबर 4 दिया गया है तो n बराबर 0 1 2 3, अगर n बराबर 0 होगा तो m बराबर 0 होगा, s बराबर प्लस माइनस 1/2 होगा। इसी तरीके से l बराबर 1 है तो m बराबर माइनस 1 0 प्लस 1 होगा, और s की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 होगा। तो इस तरीके से l m s n l m s की वैल्यू जो है इस तरीके से देखी जाती है। किसी n के लिए m का मान n स्क्वायर और किसी n के लिए s का मान 2n स्क्वायर होता है। देखिए अगर n के लिए m का मान देखा जाए तो n स्क्वायर होता है, और किसी n के लिए s का मान 2n स्क्वायर होता है। तो यहां पर अगर हम m का मान चेक किया जाए तो m का मान जो होता है n स्क्वायर होता है, तो m कितना है 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16 आना चाहिए। तो जरा चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये जो है 16 भाई n के लिए, इस n के 4 के लिए m का मान जो है 16 आता है। इसी तरीके से s का मान 2n स्क्वायर होता है, तो 2n कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौक 16 16 दूना 32, तो ये 32 आना चाहिए, यानी s का मान जो होगा n के लिए वो 32 आना चाहिए। जरा चेक करके देखते हैं 32 आया है कि नहीं आया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 ये है। और देखिए ये प्लस माइनस 1 पे 2 है, एक तो प्लस वाला है एक माइनस वाला है, तो 16 एक अगर हमने काउंट किया है तो एक प्लस 16 प्लस होगा और 16 माइनस होगा, तो 16 दूना 32। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू निकल के आया है वो सही सही आया है, यानी n बराबर 4 के लिए जो m का मान होगा वो 16 आएगा, और जो s का मान होगा वो 32 आएगा। ये क्वांटम संख्या के बाद जो है फिर इसी पर आधारित एक है पाउली अपवर्जन का नियम। हम पाउली अपवर्जन के नियम की बात करते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये जो है 1925 में दिया गया है। सबसे पहली बात, यह नियम जो कहता है, इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में सम इलेक्ट्रॉन पूर्णतः सर्वांगसम नहीं हो सकते। पहली बात है, इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में सम इलेक्ट्रॉन पूर्णतः सर्वांगसम नहीं हो सकते। दूसरी बात जो इनकी है, किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। देखिए इनका पाउली अपवर्जन का नियम क्या कहता है? पाउली अपवर्जन का नियम कहता है किसी भी परमाणु में सम इलेक्ट्रॉन पूर्णतः सर्वांगसम नहीं हो सकते, यानी जो कोई भी परमाणु कक्षक है, परमाणु है, तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अगर उनके चारों क्वांटम संख्या n l m s
यानी चारों क्वांटम संख्याओं का मान देखा जाए तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, यानी पूर्णतः सर्वांग सम नहीं होते, यानी सब के सब बराबर नहीं हो सकते। क्या और फिर क्या कहा कि किसी भी परमाणु में, दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, अगर बात दो इलेक्ट्रॉन की जाए तो दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या होते हैं, इनकी जो चारों क्वांटम संख्याओं का मान होता है वो समान नहीं हो सकते, यानी बराबर नहीं हो सकते। पॉली अपवर्जन का नियम है, किसी भी परमाणु में अगर दो ही इलेक्ट्रॉन है तो इनके चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होंगे, यानी चारों क्वांटम संख्या एक बराबर नहीं हो सकता। दो इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कुछ न कुछ भिन्नता कहीं न कहीं होना आवश्यक है, कहीं न कहीं भिन्नता होती है। तो कहां होती है, चलिए एक एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं। मान लीजिए एक कक्षक है 1s² कक्षक, एक परमाणु ऑर्बिटल हमने लिया है, पहला कक्षक है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। s कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन होता है। तो इधर हम देख लेते हैं प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए और इधर देख लेते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अब अगर हम प्रथम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो n जो होगा वो 1 होगा, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू जो होगी वो 1 ही होगी, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में स्थित है। इसी तरीके से जब n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 0 होगी, पहले 0 से स्टार्ट होता है, ठीक, तो इसमें भी n की वैल्यू जो है 0 होगी क्योंकि इसमें भी 1 ही है। अब अगर हम n की वैल्यू निकालें तो इसकी भी वैल्यू 0 आएगी और इसमें दूसरे इलेक्ट्रॉन में भी m की वैल्यू 0 आएगी। तो यहां तक तो सेम है, n इक्वल 1 है, l इक्वल 0 है, m इक्वल 0 है, ये यहां तक तो सेम है। अब अगर हम s की वैल्यू देखें, पहला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्लॉकवाइज रोटेशन में होगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो +1/2 होगी, और यहाँ पे जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसका जो रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी -1/2 होगी। यही तो हम देख रहे थे, कहाँ ये डिफरेंट हो रहा है, तो वही इसमें कहा गया पॉली अपवर्जन के नियम में कि किसी भी परमाणु में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो ये जो है इसके चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। तो कहाँ भिन्नता है, देखिए n l m का मान तो सेम है, लेकिन s का मान जो है यहाँ +1/2 है तो यहाँ -1/2 आ रहा है। यही इनकी भिन्नता है। यानी पॉली अपवर्जन ने कहा कि अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, एक क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। तो यहाँ पे ये जो है लास्ट वाला जो s क्वांटम संख्या है जिसे हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, ये क्लॉकवाइज रोटेशन पे होगा तो दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे आता है। पॉली अपवर्जन का नियम समझ में आ गया होगा। सम इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी समान इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पूर्णतः सर्वांग सम नहीं होते हैं। सम देखिए एक शब्द यहाँ सम इलेक्ट्रॉन दिया, सम मतलब समान, समान मतलब जैसे भाई किसी भी कक्षक में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो वो सम है, समान है, तो समान होगा तो एक क्लॉकवाइज रोटेशन पे होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे होगा। तो वही कहा गया किसी भी परमाणु में सम इलेक्ट्रॉन पूर्णतः सर्वांग सम नहीं होते, नहीं एक समान नहीं हो सकते। यानी किसी दो इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। का नियम है, उसके बाद आफ-बाऊ का नियम है, इसको भी देखेंगे। लेकिन हुंड का नियम, आफ-बाऊ का नियम आपको जानने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक SPDF में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF में नहीं है, आ रहा है, तब आप आगे समझने में आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF में करते हैं। SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए S क्या है, P क्या है, D क्या है, F क्या है। भाई S क्या होते हैं, P क्या होते हैं, D क्या होते हैं, F क्या होते हैं, जब इनके बारे में आप जानेंगे तभी तो इनका इसमें इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं परमाणु ऑर्बिटल, परमाणु कक्षक, जिसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। परमाणु कक्षक या एटॉमिक ऑर्बिटल, इसे हम कक्षक भी कहते हैं, ऑर्बिटल के नाम से भी जानते हैं। परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है।
और परमाणु में बीच में नाभिक होता है जिसपे पूरे परमाणु का द्रव्यमान जो है केंद्रित रहता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर जो है चक्कर लगाते हैं। तो इतना तो आपको पता है। अब बात आती है ये कक्षक क्या होते हैं। परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह विस्तृत क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, परमाणु कक्षक या इसी को एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। देखिए परमाणु नाभिक, देखिए ये मान लीजिए हमारा परमाणु है, ये मान लीजिए नाभिक है। नाभिक में आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर इस तरीके से जो है अपनी नियमित कक्षाओं में जो है चक्कर लगाते रहते हैं। इस तरीके से ये मान लीजिए सोडियम का परमाणु है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक में होते हैं, ये बीच वाला भाग नाभिक होता है और ये बाहर का जो भाग होता है ये कक्षक कहलाते हैं, ऑर्बिटल्स कहलाते हैं अलग अलग। भाई ये के कोष है, एल कोष है, एम कोष है और एक एक कोष में अलग अलग उपकोष होते हैं। भाई एक कोष में कई उपकोष होते हैं। तो इस तरीके से तेरी ये नाभिक के बाहर, ये नाभिक हो गया ना, इसको नाभिक बोलते हैं। ये नाभिक है, ये जो है नाभिक है, नाभिक न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं, ये न्यूक्लियस है। तो नाभिक के बाहर का जितना भी क्षेत्र है, विस्तृत मतलब बड़ा सा क्षेत्र। भाई नाभिक तो छोटा होता है, अब इसके बाहर जो है जितना बड़ा कक्षक होगा, जितना बड़ा एटम होगा उसी हिसाब से उसका क्षेत्र होगा। तो नाभिक के बाहर का वह विस्तृत क्षेत्र यानी बड़ा सा क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन ही पाए जाएंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बीच में ही बैठा होगा। तो जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है तो उसे हम कक्षक या परमाणु कक्षक या ऑर्बिटल कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। आकृति की दृष्टि से परमाणु ऑर्बिटल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। देखिए जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है एसपीडीएफ में, तो ध्यान समझिएगा, आराम से आ जाएगा, कुछ नहीं है, बस समझने की देर है। जहां समझ में आ जाएगा तहां सब समझ में आ जाएगा। देखिए आकृति, देखिए सबकी अलग अलग आकृति होती है। तो आकृति की दृष्टि से परमाणु ऑर्बिटल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रकार है? पहला है एस ऑर्बिटल, यही ऑर्बिटल अंग्रेजी में लिखा है वही हिंदी में, एस ऑर्बिटल। दूसरा है पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। तीसरा है डी ऑर्बिटल और चौथा है एफ ऑर्बिटल। अब देखिए परमाणु का आकार यानी आकार के आधार पर अगर देखा जाए आकृति यानी इसकी आकृति कैसी होती है, इनके आधार पर इसको 4 प्रकार, ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो एस ऑर्बिटल जो होता है
इसकी आकृति जो होती है ये गोलाकार होती है। ये s ऑर्बिटल जो होता है ये गोलाकार होता है। p ऑर्बिटल जो होता है ये डम्बल, इसे डमरू जिसे बोलते हैं, डंबल के आकार का होता है। d ऑर्बिटल जो होता है ये द्विडंबल के आकार का होता है। एक डमरू ऐसे है तो एक डमरू ऐसे है, द्विडंबल के आकार। और जब f जो होता है इसकी आकृति जो है जटिल होती है, जटिल, यानी f की जो आकृति होती है वो जटिल होती है, इसे बोलते हैं गोलाकार। ये s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है जिसे हम बोलते हैं डंबल, डंबल के आकार का है। और ये जो d ऑर्बिटल है इसे बोलते हैं द्विडंबल, ये द्विडंबल के आकार का है। और इसकी जो आकृति होती है वो बहुत ही जटिल होती है, इसकी आकृति जो है दर्शाया नहीं जाता है, बता दिया जाता है बहुत जटिल होती है, वो गोलाकार होती है। p ऑर्बिटल डंबल के आकार का, डमरू जानते होंगे आप। और d ऑर्बिटल जो होता है द्विडंबल, ये जो है द्विडंबल, और f जो है जटिल। अब हम बात करते हैं s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो s ऑर्बिटल में जो है देखिए, s ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, p ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और d ऑर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और f ऑर्बिटल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। s ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे, p ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d ऑर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, f ऑर्बिटल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसकी अगर हम देखा जाए तो देखिए, एक ही कक्षक होता है, s ऑर्बिटल का एक ही कक्षक होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज रोटेशन पे होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे होगा। अगर p कक्षक की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एक में 2 भरा जाता है, इसका मतलब 3 कक्षक ये इसका होगा। भाई जो p है, p में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन, 3, एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 3 कक्षक होगा, यानी 3 कॉलम होंगे, और एक में जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इस तरीके से। इसी तरीके से अगर हम d की बात करें, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है 5 कक्षक होगा, इसमें 5 होगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन होगा, एक में 2 से ज्यादा आएगा नहीं, तो इसलिए 5 होगा। तो इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है भरे जाते हैं, 5 क्लॉकवाइज रोटेशन पे होंगे और 5 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे होंगे। तो ये d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरीके से f की बात करें, 14 इलेक्ट्रॉन है तो 7 होगा। f ऑर्बिटल है, ये इसमें भाई 7 कॉलम होंगे तभी तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें एक में 2 इलेक्ट्रॉन जो है भरे जाएंगे। इस तरीके से जो है 7 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्लॉकवाइज रोटेशन पे होंगे, और 7 इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे भरे जाएंगे। तो ये इनकी आकृति है, ये गोलाकार होता है, ये इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और p में ये डंबल के आकार का होता है, इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन जो है भरे जाएंगे, 3 क्लॉकवाइज और 3 एंटी क्लॉकवाइज। ये d जो डंबल के आकार का होता है, इसमें जो है मैक्सिमम जो है 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और इसका जो इसमें जो 5 कक्षक को 5 कक्षक होगा, और 5 क्लॉकवाइज रोटेशन में इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 एंटी क्लॉकवाइज। f जो होता है इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 7 कॉलम होगा, 7 जो है क्लॉकवाइज रोटेशन पे होंगे और 7 जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे भरे जाएंगे। तो ये तो था परमाणु ऑर्बिटल किसे कहते हैं, यानी s कक्षक क्या होते हैं। अब तो दिक्कत नहीं होगी कि s कक्षक क्या है। भाई s ऑर्बिटल जो होता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। p कक्षक क्या होते हैं, p कक्षक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है।
डी कक्षक जो होते हैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, डी से द से 10, आप जैसे भी याद कर सकते हैं। डी में 10 और फिर एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल जो है SPDF 4 ब्लॉक, इसी को ब्लॉक कहा जाता है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, यानी पूरी पीरियोडिक टेबल जो है 4 ब्लॉक में बांटा गया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। देखिए आप SPDF ऑर्बिटल क्या होते हैं, कक्षक क्या होते हैं आप जान चुके होंगे। अब हम बात करेंगे इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कैसे यूज करते हैं, यानी इसमें कैसे हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जो है करके बता देते हैं आपको। करेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF में। देखिए सबसे पहला एलिमेंट जो हमने लिया है ये हाइड्रोजन है। देखिए अगर आप KLM में KLMN में कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसको करना बहुत आसान है। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। देखिए आप जानते हैं हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो K कोष में जो है पहले हम देखेंगे KLMN, पहले KLMN और O पहले देखेंगे, फिर इसका जो है SPDF में देखेंगे। या SPDF में देखिए पहला है 1 है ना, तो 1 लेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम हमेशा हर एक में S से ही स्टार्ट करेंगे। S जब भर जाएगा तब P का प्रयोग करेंगे, और P जब भर जाएगा तो D का प्रयोग करेंगे, और जब D भर जाएगा तो F का प्रयोग करते हैं। यानी पहले S भरेंगे, फिर P भरेंगे, फिर D भरेंगे, फिर F भरेंगे, इस तरीके से भरा जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, पहले वाले में S ही रहेगा, P नहीं आएगा। भाई 2 ही इलेक्ट्रॉन है, जब 2 भर जाएगा आने की क्या जरूरत है। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन बचता है तो दूसरे P का प्रयोग करेंगे, और अगर बचता है तो D का। तो इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। पहला देखते हैं, तो यहाँ 1 है तो 1 होगा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही है, तो पहले यस लेंगे, और यस में जो है 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1s1 इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। दूसरा अगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा एलिमेंट्स है हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो इसमें जो है 2 पहले में आने में K वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसको अगर देखा जाए तो 1 है और S होगा, और S में 2 इलेक्ट्रॉन भरा ही जाता है, तो इसलिए 1s² होगा इसका। इसी तरीके से अगला है लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो K वाले में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भर ही नहीं सकते भाई, K में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं ले सकते। अब अगला जो है फिर हमें L में ले जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इसलिए L में भरा जाएगा। L हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 वाले में S, भाई ये पहला है ना, ये 1 है, फिर ये 2 है, यानी पहला कोष K है, दूसरा L है, तो पहले हमने 1 लिया, 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 हमने भर दिया। अब फिर जो है दूसरे पे चलेंगे, ये दूसरा है ना, यल वाला दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, ये 5वां है। तो यहाँ पे दूसरे वाले में गए, फिर अब देखिए पहले वाले में यस से स्टार्ट किए, दूसरे वाले में भी यस से ही स्टार्ट करेंगे। फिर हमने यस ले लिया, और यस वाले में अब देखिए 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ही भरेंगे, और इससे ज्यादा है ही नहीं, तो भरेंगे कहां से। अगला है बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 आएगा। एक कोष में 2 होगा, L में भी 2 होगा। अब इसको SPDF में करेंगे तो 1s², 2s²। भाई पहले वाले में भी 2 है और दूसरे वाले में भी 2 है, तो 1s², 2s², यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो जाएगा। इसी तरीके से बोरान है, तो 2 3 2 5, तो यहां पर जो होगा 1s², 2s²। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, तो S हमने दूसरे वाले में S 2 भरा, अब 3 थोड़ी भर देंगे S वाले में। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तब हम दूसरे वाले में ही P का प्रयोग करेंगे। S के बाद P आता है ना, तो दूसरे वाले में P का प्रयोग करेंगे, और इलेक्ट्रॉन कितना बचा है 1, तो 1 ही डालेंगे। भाई मैक्सिमम 6 भरा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 1 का प्रयोग किया। आगे हमने 2 लिखा, क्योंकि ये दूसरे में ही तो है, ना कि तीसरे वाले में।
अगला है कार्बन। कार्बन का 2 4 4 2 6। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p। देखो दूसरे वाले में 4 है तो 2 यहां डाल ही दिए, बचा कितना 2, तो 2 यहां डाल देंगे। इसी तरीके से नाइट्रोजन 2 5 5 2 7। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। और यहाँ पर जो है 5 इलेक्ट्रॉन है दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में 2 यहाँ डाल दिए, 3 इधर डाल दिए, 5 हो गया। इसी तरीके से 6 7 यानी 8 9। आगे चलते हैं, सोडियम का देख लेते हैं 11। तो 11 का 2 8 1। तो देखिए एक के है, ये यल है और ये एम। पहले में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में 8। भाई दूसरा स्टार्ट करेंगे, फिर यस, फिर दूसरे में पी। भाई 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 भरना है, तो बचा कितना 6 इसमें। और पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पी में हो गया और 2 ये हो गया, 6 2 8। ये दूसरा ये जो है कंप्लीट हो गया। अब तीसरे का नंबर आता है, भाई तीसरा है ना, 1 2 3, तीसरे वाले में स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब चूंकि स्टार्टिंग कहां से करेंगे, यस से ही करेंगे। पहले यस ही लेंगे, पहले वाले में भी यस होगा, दूसरे वाले में भी यस होगा, तीसरे वाले में यस होगा, चौथे वाले में यस होगा। स्टार्टिंग हमेशा यस से ही किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाएगा। इसी तरीके से अगला एलिमेंट जो है पी ले लेते हैं 15। फास्फोरस का 15 होता है, 2 8 10 और 5 15। 2 8 10 5 15। अब 15 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2। भाई तीसरे वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 2 तो पहले इसमें डाल दिया, बचा कितना 3, तो 3। फिर तीसरे वाले में p आएगा और कितना बचा है 3, तो 3 2 5। इस तरीके से 3s2 3p3 हो जाएगा। तो 3 2 5 ये हो गया, 6 2 8 ये हो गया दूसरे वाले में, और पहले वाले में 2 है ही है। इस तरीके से इसका sp-df में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करती है। अगला है, देखिए हम कैल्शियम का ले लेते हैं 20 का, 2 8 10 और 10 8 18 और 2 p है, l है, m है और ये n है। sp-df में तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है, तो 2 हो जाएगा। देखिए पहले वाले में 2 है, हमने पहले वाले में 2 ही इलेक्ट्रॉन s में आ गया। दूसरे वाले में 8 है, तो दूसरा देखो दूसरा पहले s लिए 2 भरे, 2 से ज्यादा आएगा नहीं। फिर p लेंगे 6 भरेंगे, 6 2 8, दूसरा वाला 8 हो गया। फिर अब तीसरे वाले में चलते हैं, तीसरे वाले में फिर s लाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और p वाले में 6 6 2 8 इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले में हो गया। अब चौथे वाले पे आते हैं, तो चौथे वाले में फिर s से स्टार्ट करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 हमने भर दिया। फिर अगला ले लेते हैं, देखिए स्कैंडियम है, स्कैंडियम में 2 8 10 और 2 पहले भर देंगे, और फिर बचा कितना 9 यहाँ भर दिया जाएगा। 2 8 10 और 10 9 19, 9 2 11 21 ये हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इसमें करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2। देखिए हमने कहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा यम वाले में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी भर सकते हैं जब बाहर वाले में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जब पूरा हो गया, तो स्कैंडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये इतना ही रहेगा। अब इसको 18 तक कंप्लीट करेंगे, यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए जब अगला इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे अब भरना है इसको 18 तक, तो ये 8 के बाद 9 हो गया। अब इसका जब sp-df में करेंगे तो देखिए पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, पहले वाले में 2 हो गया, दूसरे वाले में 8 हो गया, और तीसरे वाले में 9 है। तो देखिए s और p, s में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, p में 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 2 8, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो अब p के बाद d का नंबर आता है, p के बाद किसका आएगा d का। जब इलेक्ट्रॉन बचेगा तब d वाला आएगा, d वाले से भी अगर बचेगा तो f वाला आएगा, लेकिन f तीसरे में नहीं आएगा, वो चौथे में आएगा।
तो चौथे पर उसका नंबर आता है। देखिए यहाँ पर ये भाई 6 और 2 8 हो गया। डी वाले में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था तो हमने डी तीसरे में ही डी ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसको डाल दिया। अब यहाँ चौथे वाले यहाँ पर देखा जाए तो चौथे वाले में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने चौथा लिया, तीसरे ये आगे तीसरा था अब चौथा आया। अब चूंकि पहले यस से ही स्टार्ट होगा भाई, चौथे में यस से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा जो भी होगा पहले एस से ही स्टार्ट होगा, तो एस हमने ले लिया और 2 इलेक्ट्रॉन था 2 हमने डाल दिया। ठीक, इसी तरीके से अगला लेते हैं ये 2 8 10 10 10 20 4 24 2 26, ये इसका के एल एम एन में है। इसका जब एसपीडीएफ में करेंगे तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 3d6 4s2। देखिए पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले में हमने 2 ले लिया, दूसरे वाले में 8, देखो दूसरे वाले में 6 2 8 हो गया, तीसरे वाले में 14 है, तीसरे वाले में हमने पहले में 2 डाला और तीसरे में पी वाले में 6 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, बचा कितना 6 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे वाले में 10 तक भरा जा सकता है ना, तो यहाँ पे डी वाले में हमने 6 भर दिया तो 6 6 12 13 14 14 इलेक्ट्रॉन हो गया तीसरे का। अब आता है चौथा, चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन, चौथे में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अगला है देखिए 29 कॉपर का है 2 8 10 10 20 8 28 और 29। देखिए ये इसका 18 अब ये कंप्लीट हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन। देखिए अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन नहीं, ये जब डी वाला ऑर्बिटल कंप्लीट होने वाला होता है एक आध इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, बाहर वाले सपोर्ट कर देते हैं कम से कम तुम तो पूरा कर लो, तो ये फुल फिल हो जाता है। इसका एसपीडीएफ में करेंगे तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 3d10 4s1। देखिए यहाँ पर पहले वाले में 2 हो गया, दूसरे वाले में 6 2 8 ये 8 हो गया, तीसरे वाले में 6 2 8 10 18, अब ये 18 इलेक्ट्रॉन भर गया। चौथे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन तो ये चौथे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं जिंक, जिसका 30 होता है 2 8 10 8 18 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 3d10 4s2। तो ये होता है। इसका भी देखिए सेम है, बस यहाँ पे आउटर सर्स में 1 इलेक्ट्रॉन था 2 हो गया, 1 बढ़ गया 30 हो गया। देखिए इसमें रीजन समझ लीजिए। देखिए डी ऑर्बिटल जो होता है, देखिए यहाँ पे डी ऑर्बिटल, देखिए अब यहाँ अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जैसे सब में 2 आ रहा था इसमें भी 2 डाल सकते थे, लेकिन यहाँ 9 होता 3d9। देखिए डी ऑर्बिटल जो होता है, ध्यान समझ लीजिए डी वाले में, डी ऑर्बिटल जो होता है ये 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 9 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो 9 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो बाहर वाला सपोर्ट करता है कि कम से कम ऐसा तुम फुल फील्ड होने जा रहे हो तो एक मेरा ले लो और आज थोड़े से ना कमी रहे, तो इसीलिए बाहर वाला सपोर्ट कर देता है। तो डी में 9 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं लिखा जाएगा, हमेशा जो है 10 लिखा जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन ये भी भर जाता है। इसीलिए जो है यहाँ 2 के बजाय 1 कर देते हैं और इसको पूरा कर देते हैं। अब जब अगला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, जैसे मान लीजिए जहाँ 30 का है जिंक का, तो 30 वाले में अब ये 10 में 11 तो भरा नहीं जाएगा डी में, तो इसीलिए जो है ये इतना ही रहेगा और ये बाहर वाला जो है s इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया जाता है। इसी तरीके से इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। और भी अगर मान लीजिए इससे आगे करना हो तो आराम से इसी तरीके से कर लीजिएगा। इतना समझ में आ गया होगा तो आगे भी कर ले जाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो इससे आगे भी बताएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर जो है इसका उपयोग कहाँ पे कैसे क्या किया जा रहा है इसके बारे में देखेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।